नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ के घटते पानी और डेंजर लेवल के पार जा रही राजनीति की बात करेंगे। साथ ही दिखाएंगे कैसे बाढ़ ने दिल्ली में अमीरी और गरीबी के फर्क को सैलाब की धार से धो दिया। दिल्ली के बड़े बंगलों की फ्लड रिपोर्ट इसका एक सबूत है। फिर मुसलमानों पर छिड़े नए सियासी बवाल की खबर होगी। क्या मियां भाई देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर सियासी पारा हाई है। ओवैसी के जवाब के बाद से बवाल और बढ़ने वाला है। आज मंदिरों में ड्रेस कोड पर छिड़े दंगल की बात भी होगी। द्वारकाधीश मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, जिसके बाद आधुनिकता और अश्लीलता वाली बहस फिर से तेज हो गई है। फिर आपको अलवर में चांदी के पहाड़ों पर लेकर चलेंगे, जहां खुदाई में चांदी जैसे चमकते हुए पत्थर मिले हैं। इन पत्थरों की जांच के बाद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। सवाल है, क्या अब पहाड़ तोड़कर इंडिया की चांदी होगी? एक बार फिर मुस्लिम मुल्क में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी को आज यूएई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद से मुलाकात की और कहा कि यूएई से भारत को भाई की तरह प्यार मिला। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस केस का फाइनल राउंड होने जा रहा है। हेट स्पीच मामले में आजम खां को भी 2 साल की सजा हो गई है। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को बड़ा झटका दिया। आजम खां ने 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो सत्ता में आज की पहली कुंजी बाढ़ के पानी और राजनीति के स्तर पर आधारित है। यमुना नदी का जलस्तर आज भले ही थोड़ा सा कम हो गया हो, लेकिन दिल्ली की बाढ़ पर राजनीति का स्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज इस राजनीतिक टकराव पर बात करना बेहद जरूरी है। हालांकि यमुना का जलस्तर कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें कम हो गई हों। दिल्ली के पॉश इलाकों में शामिल सिविल लाइंस से आई बाढ़ की तस्वीरें और बंगलों और कोठियों की इनसाइड रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। बाढ़ के पानी के लिए ना तो कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। उसके लिए ना तो कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। आपने अपने आसपास अमीर गरीब के बीच भेदभाव होते हुए बार बार देखा होगा। शायद रोज देखते होंगे और सोचते होंगे कि पैसे और पावर का इस्तेमाल करके क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पैसे की ताकत ही सर्वोपरि है, लेकिन बाढ़ का पानी ये उद्घोष कर रहा है कि खतरे का निशान पार हो जाए तो गरीबी और अमीरी की रेखा मिट भी सकती है। हालांकि तकलीफ में और नुकसान में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन प्रभाव सब पर पड़ता है। अब तक आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें झुग्गी झोपड़ी डूब गई, आम आदमी के मकान और दुकान डूब गए, गाड़ियां बह गई। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सिविल लाइंस के वो बंगले जो बाढ़ के सामने सरेंडर कर चुके हैं। किचन से कोठियों के कॉरिडोर तक और बेसमेंट से लेकर बेडरूम तक हर जगह बाढ़ वाली बर्बादी है। बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां डूब गईं तो घरों में रखे महंगे सोफे, कीमती और आरामदायक बेड तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। जिसने इस घर को बनाया होगा, पूरे मन से सजाया होगा, ये तस्वीरें देखकर उस पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए। सिविल लाइंस के बड़े बड़े घरों का यही हाल है। आम आदमी और अमीरों के बीच का फर्क, जिसे अंग्रेजी में क्लास डिवाइड कहते हैं, उसे इस पानी ने मिटा दिया। आप कह सकते हैं कि पानी ऊंचा हो जाए तो ऊंच नीच की लकीरें मिट जाती हैं, सब बराबर हो जाते हैं। इस बाढ़ में अमीर गरीब सबका नुकसान हुआ है। हमारी संवेदनाएं हर किसी के साथ हैं, लेकिन नेता इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। वो बाढ़ के पानी में अफसरों की नाव चलाते हैं। दिल्ली में बाढ़ पर हो रही राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के सिविल लाइंस के सत्ता की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इसे सामान्य रील मत समझिएगा, इसमें घर के बर्बाद होने की टीस है जो हर संवेदनशील व्यक्ति को महसूस हो जाएगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके घर के साथ कभी ऐसा हो। ये पूरा इलाका सबमर्ज हो चुका है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा डूबा हुआ है और अपनी कीमती सामान घर से जो है वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल के लोग बाहर की ओर ले जाने की कोशिश है। हालांकि घर में रहने वाले लोग पहले ही निकल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ बचा हुआ है वो सामान निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ये बहुत ही शानदार फ्लैट है और इस फ्लैट के अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊं।
कि पूरा का पूरा ये इलाका पूरा डूबा हुआ था, अभी भी डूबा हुआ है, बेसमेंट भरा हुआ है। अगर मैं चाहूँ भी तो बेसमेंट में नहीं जा सकता हूँ। ये जो आप देखिएगा, अगर मैं जाऊँ तो इसमें डूब जाऊँगा, इस बेसमेंट में डूब जाऊँगा। यहाँ पे पूरा ऑफिस बना हुआ था और ये बेसमेंट का इलाका है। इस बेसमेंट में पूरा पानी घुसा हुआ है। ये पानी अब सड़ रहा है, इसमें बदबू आ रही है और ये बदबू कई तरह के बीमारियों का कारण हो सकती है। और इसी तस्वीर को दिखाने के लिए हम पानी में चल के इस गाड़ी तक पहुंचे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का सूरत हाल क्या है। मंदिर की स्थिति यह है कि पूरा का पूरा मंदिर सबमर्ज हो चुका है और मंदिर के जितने पुजारी हैं और वो सारे के सारे नाव के माध्यम से मंदिर से बाहर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है बदबू को लेकर। यहाँ पे पानी अब रुक गया है और रुकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बीमारी और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो फैल रही है। वैसे दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर ये कि यमुना के जिस जल स्तर ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था वो अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति का डेंजर लेवल नजर आने लगा है। सैलाब की धार के बाद अब दिल्ली में बयानों की धार देखने को मिल रही है और आमने सामने है दिल्ली की आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दिल्ली सरकार ने आज फिर यह आरोप लगाया कि पूरी तैयारी के साथ दिल्ली को डुबोने की साजिश की गई। इसका जवाब बीजेपी ने यह दिया कि दिल्ली सरकार के लिए बेहतर यही होगा कि वो राजनीति नहीं बल्कि काम करे। आम आदमी पार्टी सरकार ने बाढ़ वाली इस साजिश को केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की मिली भगत बताया तो बीजेपी ने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी से भागने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रायोजित आपदा है। तो बीजेपी ने सीधे केजरीवाल को टारगेट किया और कहा कि दिल्ली डूबी हुई है और केजरीवाल अपने शीश महल में बैठे हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने भी दावा किया कि दिल्ली के अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और इसकी कीमत दिल्ली की जनता को चुकानी पड़ रही है। बीजेपी से जवाब आया, केजरीवाल एंड कंपनी बहानेबाजी में मास्टर है। यानी बाढ़ की इस आपदा में दिल्ली के सियासतदानों को राजनीति का अवसर मिल गया है। इस मुश्किल वक्त में जनता तक पहुंचाई जाने वाली राहतों की बातें गुल हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने वाली सियासत फुल है। दिल्ली में राजनीति के इस डेंजर लेवल पर एक न्यूज रील अब हम आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे पास कोई डैम है नहीं, जो पानी आएगा वो नीचे जाएगा, दिल्ली होकर के, आगरा होकर के, जो इलाहाबाद होकर के समुद्र में जाता है। इसको कौन मोड़ सकता है? अब इसको भी ये कहते हैं कि इसको यूपी की तरफ नहीं भेजा, इसको हरियाणा की तरफ नहीं भेजा, पंजाब की तरफ नहीं भेजा। तो इस तरह के बयान देना अच्छा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से कहना, मतलब काम से ध्यान बटाना, बाकी पॉलिटिक्स करना, ये ठीक नहीं है। हथनी कुंड बराज में जो पानी का अभी रिलीज है वो करीब 40,000 है, जो कि अभी किसी तरीके का कंसर्न उसमें नहीं होना चाहिए। दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था? आप हथनी कुंड बराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। किसी प्राकृतिक आपदा के समय में मिलजुल करके उस आपदा से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने का काम करने के बजाय इसमें भी सियासत ला करके और अपनी विफलता से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र जो है ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं।
सवाल यह है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्तों में से उत्तर प्रदेश के कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया, हरियाणा के कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। तो छोड़ा जाता है, सारा पानी दिल्ली के कैनाल में क्यों छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली डूबी। आप बता रहे हैं कि गलती हरियाणा की सरकार की है, और ये दुख होता है कि उनके मंत्री जिनको अभी कार्य करना है वो कह रहे हैं ये षड्यंत्र हो रहा है। केंद्र की सरकार, एलजी साहब जो जनता के लिए खड़े हुए हैं दिन रात सुबह शाम, ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और अब सत्ता में हमारी अगली कुंजी यमुनानगर के उस हथनी कुंड बैराज पर है जिसे दिल्ली में बाढ़ का जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि क्या वाकई हथनी कुंड बैराज से दिल्ली में पानी छोड़ना मजबूरी थी। क्या जानबूझकर यूपी और हरियाणा की ओर से जाने वाली नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया? इसका सच जानने के लिए आज हमारे संवाददाता उसी हथनी कुंड बैराज पहुंचे। उस हथनी कुंड बैराज के 32 गेट हैं और इसके 3 रास्ते हैं। एक रास्ता यूपी की ओर जाने वाली पूर्वी नहर का है जिस पर 4 गेट हैं, एक रास्ता हरियाणा की ओर जाने वाली पश्चिमी नहर का है जिस पर 10 गेट हैं, और तीसरा रास्ता दिल्ली की ओर आता है जिस पर सबसे ज्यादा 18 गेट बने हुए हैं। अब समझिए कि इस हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ना आखिर क्यों जरूरी है। यह बैराज यमुनानगर में हिमाचल की सीमा के पास यमुना नदी पर बना हुआ है और मानसून में हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी सबसे पहले यहीं उतरता है और यही सैलाब हथनी कुंड बैराज की दीवारों से टकराता है। इसके अलावा यमुना की सहायक बरसाती जो नदियां हैं, बरसती हुई सोम और पथरा का पानी भी यमुना का जलस्तर बढ़ाने का काम करता है। यहां समझने की जरूरत यह है कि हथनी कुंड बैराज पानी को स्टोर किए जाने की क्षमता नहीं है। यहां यानी इस बैराज से पानी को सिर्फ डाइवर्ट करने का ही काम किया जाता है, स्टोर करने का काम नहीं किया जाता। बारिश के वक्त बार बार हथनी कुंड बैराज के पानी को नापने का काम किया जाता है। अगर पानी 1 लाख क्यूसेक से कम है तो उसे यहां से दिल्ली के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश की नहरों में सिंचाई के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर पहाड़ों से पानी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा आ जाता है तो यमुना में मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। फौरन उत्तर प्रदेश और राजस्थान की ओर जाने वाली नहरों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि पानी के ज्यादा दबाव से इन नहरों के टूटने का डर बना रहता है। जबकि दिल्ली के गेट खोल दिए जाते हैं और फिर यह पानी यमुना नदी में डाइवर्ट कर दिया जाता है जो हरियाणा के करनाल, पानीपत और सोनीपत से होते हुए दिल्ली पहुंचता है। क्योंकि यूपी जाने वाली पूर्वी नहर की क्षमता सिर्फ 5000 क्यूसेक है और हरियाणा की ओर जाने वाली पश्चिमी नहर की क्षमता सिर्फ 18000 क्यूसेक है, इसलिए पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। हम आपको हथनी कुंड बैराज से सत्ता की एक और रील भी दिखाते हैं। हथनी कुंड बैराज पे करीब 32 दरवाजे हैं। उस 32 दरवाजों में से ये जो सामने 18 दरवाजों को आप देख रहे हैं, ये वो दरवाजे हैं जो इस नदी का पानी दिल्ली की ओर मोड़ देते हैं। सामने के अगर दरवाजों की बात की जाए तो वो दरवाजे हरियाणा की ओर पानी को मोड़ते हैं, वो करीब 10 दरवाजे हैं और 4 दरवाजे ऐसे हैं जो पानी ईस्टर्न कैनाल की ओर मोड़ते हैं और वेस्टर्न कैनाल की ओर जो पानी जाता है वो पानी हरियाणा की ओर जाता है। ये जो 4 दरवाजे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ईस्टर्न कैनाल की ओर पानी निकालते हैं जो आगे जाके उत्तर प्रदेश की ओर जाता है और यही पानी किसानों की सिंचाई के लिए, खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से जो पानी आता है उसके साथ में बहुत सारा मलबा आता है और इसीलिए 1 लाख क्यूसेक पानी को जब छोड़ा जाता है और बाढ़ की स्थिति घोषित की जाती है तो उस स्थिति में इस कैनाल के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है ताकि वो मलबा जो पानी के साथ पहाड़ों के से आया है वो इस कैनाल को नुकसान ना पहुंचाए, इस नहर को नुकसान ना पहुंचाए, वरना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। ये जो आरोप है आम आदमी पार्टी का कि दोनों नहर, हरियाणा वाली नहर जो वेस्टर्न नहर है और जो पश्चिमी नहर और जो उत्तरी जो पूर्वी नहर है, यहाँ पे जो बात की गई है कि इनके अंदर अगर पानी छोड़ा जाता तो दिल्ली में बाढ़ ना आती, हमें लगता है और जो जानकार मानते हैं कि वो आरोप कहीं ना कहीं
बेबुनियाद है, क्योंकि अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इनके दरवाजे बाढ़ की स्थिति में बंद कर दिए जाते हैं ताकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों को नुकसान ना पहुंचे। और सत्ता में अब बात उस बढ़ती महंगाई की जिससे आम आदमी परेशान है। सब्जियों के दाम बेकाबू हैं, कीमत इतनी ज्यादा है कि सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। बढ़ती महंगाई के लिए अब तक तो भारी बारिश और भयंकर बाढ़ को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बढ़ती महंगाई पर नई थ्योरी दी है। और इस थ्योरी में इतनी आग है कि हेमंत बिस्व शर्मा और असदुद्दीन ओवैसी दोनों अपनी जुबान जला बैठे हैं। दोनों अब आमने सामने हैं। दरअसल बेकाबू हो चुकी महंगाई पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इसके लिए मियां लोग जिम्मेदार हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बयान गुवाहाटी में दिया। उन्होंने कहा कि शहर में ज्यादातर सब्जी बेचने वाले मियां हैं, ये असमिया लोगों को महंगी सब्जी बेच रहे हैं। ये बात असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गई और उन्हें पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी मियां पर ही लगा देंगे। एक बार दोनों नेताओं के बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। गुवाहाटी आमी क्लीन करि दिब पारो। फ्लाईओभार तलत जिमान सब्जी बेपारी आछे आमी बेपार करिब पारो। इटा आपनालोके सब्जिर दाम লৈ মোক प्रश्न करे। साधारण কি হৈ আছে, मिया बेपारी बिलाके ইয়াতটো दामটো बेছি লৈ আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালি কৰিলো, গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালি কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক। ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी क्या मियां है। और ओवैसी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा जो कह रहे हैं वही बीजेपी का असली चेहरा है। बीजेपी हर बात के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो बात हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं उसे समझने के लिए दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और पूरे विश्व के इकोनॉमिस्ट को उनसे जाकर सीखना चाहिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो जाहिर है जो लोग PhD की डिग्री ले रहे हैं उनको सब छोड़ के आसाम के मुख्यमंत्री के पास बैठकर सीखने की ज़रूरत है। मगर ये जो है ना, भारत में हमारे देश में एक मिजाज बन चुका है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी मुसलमान पर लगा दो और मुसलमान को ख़तरा दिखाओ, चाहे उसका हिजाब हो, चाहे उसका हलाल गोश हो, या मस्जिद हो, या उसका कल्चर हो। अब हद ये हो गई कि बंगाली ज़बान बोलने वाले आसामी मुसलमानों को ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये इनका ये मानसिकता है आसाम के मुख्यमंत्री की, इनकी नफ़रत को उजागर करता है। तो हम तमाम तो कंडेम करेंगे मगर वो उस पर खुश होते हैं इस तरह की बात करके, किसी एक समुदाय को बदनाम करना, उनको मियाँ कहकर। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। तो हेमंत बिस्व शर्मा पर हमला सिर्फ ओवैसी ने नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर असम के ही AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस ने उनकी भाषा पर सवाल उठाए। यहां तक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने हेमंता से पूछा कि इस तरीके के बयान से क्या नफरत नहीं बढ़ेगी। मिया बेपारी बिलाके ইয়াতটো দামটো বেছি লৈ আছে। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं। तो सब्जी उगाने में किसका योगदान है वो बताते पहले। जिसका उगाने में योगदान है उसी से पूछा जाए कि तुमने कीमतें क्यों बढ़ाई हैं।
He is the head of the state. पता लगे क्या इसमें भी दुख लगी से। अब हिंदू मुसलमान यहाँ तक न लाया जाए कि भिंडी में जो है उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हिंदू है और नीचे वाला मुसलमान है। मुख्यमंत्री का बयान वो अपना पर्सनल बयान है। ये बयानात आजकल देके भारत को बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। बयान भारत में वो होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार के कानून के हिसाब से तय कराते हैं। तो हिमंता बिस्व शर्मा के बयान पर विरोधी दल तीखा पलटवार कर रहे हैं, लेकिन अपने बयान में वो जिन मियाँ लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो लोग हैं कौन, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल गुवाहाटी में सब्जी बेचने में बड़ी हिस्सेदारी बंगाली मुसलमानों की है। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों का बांग्लादेश से कनेक्शन रहा है। हिमंता बिस्व शर्मा अक्सर इन पर निशाना साधते रहते हैं। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने ऐसा ही किया और कहा कि अगर असमिया लोग सब्जी बेचते तो वो अपने भाइयों को कभी इतनी महंगी सब्जी नहीं देते। मियाँ व्यापारी असमिया लोगों से सब्जियों के ऊंचे दाम वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। वैसे हिमंता बिस्व शर्मा के बयानों से थोड़ी दूरी बनाकर अगर सब्जियों के दामों की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में टमाटर 200 से 250 रुपए किलो मिल रहा है, आलू 30 रुपए से 40 रुपए किलो मिल रहा है, प्याज 35 रुपए से 45 रुपए किलो मिल रही है, लौकी 80 रुपए से 100 रुपए किलो मिल रही है, गोभी 200 रुपए से 250 रुपए किलो तक मिल रही है, बैगन 150 से 200 रुपए किलो, जबकि शिमला मिर्च 240 से 300 रुपए किलो बिक रही है। परवल 100 रुपए से 120 रुपए किलो और भिंडी 80 रुपए से 100 रुपए तक बेची जा रही है। पत्ता गोभी 80 रुपए से 100 रुपए किलो में मिल रही है। मटर इस रेस में सबसे आगे है। 1 किलो मटर के लिए आपको 400 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। राज्य और महानगरों के हिसाब से कीमत में थोड़ा अंतर जरूर हो सकता है। वैसे अलग अलग शॉपिंग एप्स पर आपको सब्जियां और ज्यादा महंगी मिलेंगी क्योंकि वो आपके घर तक की डिलीवरी भी लेते हैं, डिलीवरी चार्ज लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो एक बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि नेताओं के पास राजनीतिक बयानों वाली एक खास टेक्नोलॉजी होती है जो मूल विषय से सबका ध्यान हटा देती है और बात किसी और विषय की होने लगती है। अगर सिर्फ बयानों से महंगाई कम हो सकती तो भारत में रोज इतने बयान दिए जाते कि महंगाई दर शून्य के नीचे ही रहती, कभी अपना सिर नहीं उठा पाती। इसलिए जब भी महंगाई पर किसी नेता का बयान सुने तो पहले उस पर से राजनीति की धूल साफ कर लें, वरना महंगाई पर नजरिया आपका कभी साफ नहीं रहेगा। और सत्ता में अब बात मंदिरों में लागू होने वाले ड्रेस कोड की। पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों पक्षों के लोगों की अपनी अपनी दलील है। आज ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर ड्रेस कोड की कुंजी खोलेंगे। आज की खबर द्वारकाधीश जगत मंदिर से, जहां मंदिर प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। मंदिर के बाहर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है, श्री द्वारकाधीश जगत मंदिर में आने वाले सभी वैष्णवों से अनुरोध है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल कपड़े पहने या जगत मंदिर की गरिमा बनाए रखने वाले कपड़े पहनकर ही मंदिर परिसर में प्रवेश करें। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बैनर लगाकर भक्तों को द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश के नए नियम के बारे में जानकारी दी गई है। मंदिर प्रशासन के इस फैसले पर वहां के ज्यादातर भक्तों ने खुशी जताई है, विरोध नहीं किया है। एक बार वहां के भक्तों की बात सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हमारे देश में अभी ऐसा वेस्टर्न ट्रेंड आ गया है कि वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने का, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप जब हम मंदिर के धाम में जाए तो मतलब पूरे बॉडी को कवर करके जाए। भले ही आप ट्रेडिशनल पहनो या कुर्ती पहनो, पर आपको फुल बॉडी कवर करके ही जाना चाहिए। उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है कि सबको सूखे वस्त्र पहन के यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये सबसे अच्छी बात है। ये भगवान की भूमि है, यहाँ पे किसी को नहीं आना चाहिए। यहाँ जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि छोटे कपड़े पहन के आना नहीं है, वो बात एकदम सही है। वेस्टर्न कल्चर यहाँ चल नहीं रहा है। यहाँ पर अपना हिंदू संस्कृति है, वही
करना है, पूरा कपड़ा पहन के आना चाहिए। यहाँ पे जो वस्त्र के बारे में जो लिखा है वो सब सही है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए यह मंदिर में आने के लिए किसी भी औरत को पूरे बदन को ढक के ही आना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए। मंदिरों में जो ड्रेस कोड की बात की जा रही है उसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर एक पवित्र स्थान है, इसलिए यहां पर आने वाले सभी भक्तों के पहनावे में सादगी झलकनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कह रहा है कि ईश्वर एक इंसान न होकर एक शक्ति है। वस्त्र चाहे कोई भी हो, ईश्वर तो सिर्फ भक्तों के मन का भाव देखते हैं। ऐसे में सवाल है, क्या मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए? क्या मंदिरों में कुछ भी पहनने की आजादी होनी चाहिए? मंदिर में पहनावे की आजादी की लक्ष्मण रेखा है क्या? मंदिर में ड्रेस कोड से किसे परेशानी है? मंदिर प्रशासन के नियम मानने में आखिर दिक्कत क्या है? वैसे मंदिर में ड्रेस कोड एक बहस का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखी जा रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में लगभग 300 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने इसका ऐलान किया था। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा चुका है। कुछ दिन पहले मंदिर में ड्रेस कोड के मामले में राजस्थान में भी यह मामला तूल पकड़ा था। उदयपुर के सबसे पुराने जगदीश मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर विवाद हो गया था। यहां मंदिर के बाहर लगाए गए पोस्टरों में कई कपड़ों पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की टीम ने आकर मंदिर से ड्रेस कोड के पोस्टर हटा दिए थे। इसके अलावा एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने तो यह तक कह दिया था कि सनातन धर्म के युवाओं को मंदिरों में आने से रोकने के लिए ड्रेस कोड जैसी बातें हो रही हैं। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। वैसे ड्रेस कोड महिलाएं और पुरुषों दोनों के लिए होता है, चाहे स्कूल में, पार्टियों में, ऑफिस में, सेना में, पुलिस में, एग्जाम सेंटर में, कई जगहों पर इनका सख्ती से पालन किया जाता है। इसी तरह देश के कई मंदिरों में भी भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ खास तरीके के परिधान नियम हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के सामान्य दर्शन के लिए तो कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन स्पर्श दर्शन के लिए बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने का नियम है, जैसे धोती और साड़ी। महाकाल की तरह ही दक्षिण भारत के मंदिरों में भी ये नियम है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बरमूडा, शॉर्ट्स या टी शर्ट पहने हुए लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पर कमीज और पैंट पहने हुए लोग आ सकते हैं और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनकर आने से प्रवेश मिल जाता है। मंदिर में होने वाले विशेष अनुष्ठानों में हिस्सा लेने वाले पुरुषों के लिए धोती या पैजामा और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना आवश्यक है। मंदिर में कैसे कपड़े पहने जाएं, इस पूरे विमर्श में एक तरफ आधुनिकता है, दूसरी तरफ अश्लीलता है और ठीक बीच में मर्यादा की रेखा है। भारत में आधुनिकता तो हर किसी को स्वीकार है, इससे किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आधुनिकता जब मर्यादा की रेखा लांघती है और अश्लीलता के पाले में चली जाती है तो सवाल उठते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग पूजा स्थलों पर अश्लील परिधानों के खिलाफ है। हालांकि ये बात उठते ही दूसरी तरफ से तर्क ये आता है कि क्या अश्लील है और क्या नहीं, ये कौन तय करेगा? इसका आधार संकीर्ण मानसिकता से तय होगा या सामाजिक चेतना के अनुरूप एक सार्वजनिक उदारता से यह तय होगा। इन अलग अलग पक्षों और तर्कों में कौन सही है, कौन गलत है, इसका सीधा और सरल जवाब संभव नहीं है। इसमें बहुत से फैक्टर हैं, इसलिए आधुनिकता और अश्लीलता के बीच भारत का सनातन समाज मर्यादाओं का मंथन कर रहा है। महंगाई पर मारामारी और सियासी बयानबाजी के बीच अब आपको चांदी वाले पहाड़ों की ओर लेकर चलते हैं। चांदी के पहाड़ सुनने में थोड़ा फिल्मी और थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन राजस्थान के अलवर शहर में पहाड़ से चांदी की तरह चमकने वाले पत्थर निकल रहे हैं। जो कोई इसके बारे में सुन रहा है, इन पत्थरों को देख रहा है, वो हैरान हो रहा है। लोगों ने इन पत्थरों की चमक देखकर इस पहाड़ को चांदी का पहाड़ कहना शुरू कर दिया है। इसकी लोकेशन पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। राजस्थान के अलवर जिले में बिलेटा गांव के पास अरावली पर्वतमाला की कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों से पत्थर निकालने के लिए खनन का काम होता है। इसी के दौरान करीब 4-5 फीट नीचे अचानक से चमकीले पत्थर निकलने शुरू हुए। इन पत्थरों की चमक बिल्कुल चांदी की तरह है। ये पत्थर आम पत्थरों से कई गुना भारी हैं। यहाँ से निकलने वाले इन पत्थरों की चमक ऐसी है कि ये रात को भी अलग ही दिखाई देते हैं। जब ये पत्थर निकलने शुरू हुए तो लोगों ने शुरू में इन चमकीले पत्थरों को अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बारे में जब कुछ स्थानीय रसायन शास्त्रियों को जानकारी हुई
तो उन्होंने इन पत्थरों की जांच कराने का फैसला किया। जब इन चमकीले पत्थरों की जांच की गई तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई, वो ये कि इन पत्थरों में चांदी सहित कई कीमती धातुओं और खनिजों का मिश्रण पाया गया। इन पत्थरों में लेड यानी सीसा करीब 82% है, सल्फर 12% है और आयरन 1.7% है। इनमें चांदी की मात्रा 0.8% है, जबकि मैग्नीज 0.5% है। मात्रा भले ही कम हो, लेकिन चांदी मिली तो है। खुदाई के दौरान मिले इन चमकीले पत्थरों ने अलवर में कई खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना को बढ़ा दिया है। अब यहां न सिर्फ लेड बल्कि चांदी का भी अकूत भंडार होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कल यहां का दौरा करेगी और इन पत्थरों की जांच की जाएगी। साथ ही इलाके में खनिज पदार्थ ढूंढे जाने के लिए सर्वे भी किया जाएगा। अलवर में इन पहाड़ियों में चांदी वाले पत्थर कैसे मिले और आगे क्या होगा, यह दिखाने के लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी न्यूज रील तैयार की। बिलेटा पाटन की पहाड़ी रैनी तहसील में, वहाँ जिसको लोकल भाषा में डोंगरी कहते हैं, तो पहाड़ी पे मैं गया गढ़ लेके, तब मुझे वहाँ कई पत्थर मिले और मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया, क्वालिटेटिव टेस्ट मैंने खुद किया, गुणात्मक विश्लेषण और क्वांटिटी कितनी मात्रा में है ये मैंने उदयपुर और भिवाड़ी करवाया। इसमें 82% पीबी जिसको लेड कहते हैं, वैसे सीसा भी कहते हैं, जिंक है। इन लेड के साथ हमेशा जिंक मिलता है और चांदी मिलती है जिसको हम एजी कहते हैं। और अगर चांदी के भंडार खोजने की ये कोशिश रंग लाती है तो ये भारत के लिए शुभ होगा। भारत दुनिया का 11वां सबसे बड़ा चांदी उत्पादक है। पूरी दुनिया में चांदी के उत्पादन का करीब 3% हिस्सा भारत से मिलता है, लेकिन हमारे देश में चांदी की खपत इसके उत्पादन से कहीं ज्यादा है। चांदी की खपत के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। दुनिया में चांदी की डिमांड का 24% हिस्सा भारत के खाते में है। इसी खपत को पूरा करने के लिए भारत दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का आयात करता है। भारत के पिछले साल करीब 8 टन चांदी का आयात किया था। वैसे आपको बता दें कि भारत में राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चांदी का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इनमें भी चांदी का सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। ऐसे में अगर अलवर की पहाड़ियों में चांदी का बड़ा भंडार मिल जाता है तो ये शुभ समाचार है। इससे देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब देश की कुछ बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। कॉमन सिविल कोड को लेकर दिल्ली में शिया समुदाय की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि यूसीसी मामले में जो राय मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की है वो ही राय हमारी है। बैठक के ऑर्गेनाइजर सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि यूसीसी गैर जरूरी है, इससे मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। ये मुसलमानों के ऊपर रख के थोपा जा रहा है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन किया। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। ये लाठीचार्ज नसीहत देने की राजनीति है, बदले की राजनीति है। बताइए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।